इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका जिक्र आते ही माहौल बदल जाता है। ये सिर्फ किसी इंसान की कहानी नहीं होती, ये सत्ता, डर, चालाकी और जिंदा रहने की जंग की कहानी होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक नाम की, सद्दाम हुसैन। दुनिया उसे तानाशाह कहती है, कुछ उसे क्रूर शासक कहते हैं और कुछ के लिए वह ऐसा नेता था जिसने आखिरी सांस तक झुकने से इनकार किया। लेकिन सवाल ये है, क्या सद्दाम सिर्फ वही था जो हमें टीवी स्क्रीन और सुर्खियों में दिखाया गया, या फिर उसके पीछे एक ऐसा दिमाग था जो हर पल यही मानकर चलता था कि अगर तुमने पहले वार नहीं किया तो तुम्हें मिटा दिया जाएगा। यह पूरी कहानी तैयार की गई है इफ्रेम कार्श द्वारा लिखी गई मशहूर किताब सद्दाम हुसैन अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के आधार पर। एक ऐसी किताब जो सद्दाम को न हीरो बनाती है, न सिर्फ राक्षस, बल्कि उसे एक इंसान की तरह समझने की कोशिश करती है, उसके डर, उसकी सोच और उसके फैसलों के साथ। अगर आप इतिहास को सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं बल्कि सत्ता और इंसानी मनोविज्ञान की कहानी के तौर पर समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या सत्ता इंसान को निर्दयी बनाती है या निर्दयी लोग ही सत्ता तक पहुंचते हैं। इराक की राजनीति में सद्दाम हुसैन का उभरना किसी अचानक हुई घटना का नतीजा नहीं था। यह एक लंबा, सधा हुआ और बेहद कठोर सफर था जिसकी जड़ें उसके बचपन, उसके आसपास के माहौल और उस देश की अस्थिर राजनीति में गहराई तक फैली हुई थी। यह कहानी उस इंसान की नहीं है जो अचानक ताकतवर बन गया, बल्कि उस मानसिकता की है जिसने हर कदम पर यह मानकर चलना सीखा कि अगर तुम पहले नहीं मारोगे तो तुम्हें मिटा दिया जाएगा। सद्दाम का जन्म तिक्रित के जिस इलाके में हुआ वह अपने आप में एक अलग पहचान रखता था। यह इलाका कबीलाई गर्व, हिंसा और सत्ता के करीब होने के लिए जाना जाता था, लेकिन सद्दाम के निजी जीवन में यह जगह सुरक्षा नहीं बल्कि लगातार डर और अस्थिरता का प्रतीक बनी। पिता की गैर मौजूदगी ने उसके भीतर बहुत कम उम्र में ही यह एहसास पैदा कर दिया कि इस दुनिया में कोई स्थायी सहारा नहीं होता। माँ खुद टूटे हुए हालात से जूझ रही थी। ऐसे में बच्चे का भरोसा लोगों से नहीं हालात से बनता है। उसके मामा खैरल्ला तलफा ने उसकी सोच को दिशा दी। वह सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं थे बल्कि उसके पहले राजनीतिक शिक्षक भी थे। उन्होंने सद्दाम को किताबों से नहीं, अनुभवों से राजनीति सिखाई। उनके लिए राजनीति नैतिकता का विषय नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। विदेशी ताकतों के प्रति नफरत, सत्ता के प्रति गहरी शंका और हिंसा को जायज मानने की सोच, ये सब बातें सद्दाम के भीतर बहुत जल्दी बैठ गई। इराक का राजनीतिक माहौल भी इस सोच को लगातार मजबूत करता रहा। राजशाही से लेकर सैन्य तख्ता पलट तक सत्ता हमेशा बंदूक के साथ आई। कोई भी सरकार स्थायी नहीं थी। इराक का राजनीतिक माहौल भी इसी सोच को लगातार मजबूत करता रहा। राजशाही से लेकर सैन्य तख्ता पलट तक सत्ता हमेशा बंदूक के साथ आई। कोई भी सरकार स्थायी नहीं थी। नेता बदलते थे लेकिन जेलें, फांसी और डर वही रहते थे। सद्दाम ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया कि इराक में राजनीति कोई नियमों का खेल नहीं बल्कि ताकत का संतुलन है। किशोरावस्था तक आते आते सद्दाम के भीतर भरोसे के लिए जगह लगभग खत्म हो चुकी थी। सौतेले पिता की हिंसा, गांव के अनुभव और अकेलापन, इन सब ने उसे सिखा दिया कि भावनाएं कमजोर बन सकती हैं। उसने खुद को सख्त बनाना शुरू किया। चुपचाप रहना, अचानक प्रतिक्रिया देना और डर पैदा करना, ये उसकी रक्षा की रणनीति बन गई। यही मानसिकता उसे बाथ पार्टी तक ले गई। 1950 के दशक का बगदाद उबाल पर था। हर गली, हर चाय खाना राजनीति से भरा हुआ था। अरब राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, विरोध और क्रांति की बातें हर जगह थी। बाथ पार्टी उस समय कोई बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन उसमें एक साफ बात थी, हिंसा को राजनीतिक साधन मानने में कोई झिझक नहीं। 1957 में जब सद्दाम ने पार्टी ज्वाइन की तो वह किसी आदर्श से नहीं जुड़ा। वह एक ऐसे संगठन में गया जहां उसके स्वभाव के लिए जगह थी। पार्टी ने उससे भाषण नहीं मांगे, उसने उससे काम मांगा। विरोधियों को डराना, नेटवर्क बनाना और जरूरत पड़े तो हिंसा करना। सद्दाम ने यह भूमिका आसानी से अपना ली। 1959 में अब्दुल करीम कासिम पर हुआ हमला उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। यह कोशिश नाकाम रहा, लेकिन इसने सद्दाम को एक पहचान दी। वह अब सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं रहा बल्कि एक ऐसा आदमी बन गया जो जोखिम लेने को तैयार था। घायल हालत में देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन इस हार ने उसे तोड़ा नहीं। इसने उसे सिखाया कि जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। सीरिया और फिर मिस्र में रहते हुए
उसने अरब राजनीति को और गहराई से समझा। उसने नासिर को देखा, एक ऐसा नेता जो शब्दों से भीड़ को बांध सकता था। सद्दाम ने वही यह समझ लिया कि उसके पास वैसा करिश्मा नहीं है, इसलिए उसे दूसरी ताकत विकसित करनी होगी, संगठन, चुप्पी और डर की ताकत। 1963 में जब बाथ पार्टी सत्ता में आई तो सद्दाम को लगा कि उसका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन यह सपना बहुत जल्दी टूट गया। पार्टी आपसी लड़ाइयों में उलझ गई, हिंसा बेकाबू हो गई, सेना ने हस्तक्षेप किया और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। कई नेता जेल गए, कई मारे गए। यह दौर सद्दाम के लिए सबसे बड़ा सबक साबित हुआ। उसने समझ लिया कि सत्ता हासिल करना आसान हो सकता है, लेकिन सत्ता को बनाए रखना बेहद मुश्किल, और सत्ता तभी टिकती है जब सुरक्षा तंत्र आपके नियंत्रण में हो। इसी सोच के साथ उसने पार्टी के भीतर खुद को नए रूप में गढ़ा। वह अब सिर्फ कार्यकर्ता नहीं था, वह संगठनकर्ता बन गया। जेल से भागना, संपर्क बनाना, भरोसेमंद लोगों का नेटवर्क खड़ा करना, यह सब उसकी पहचान बनती गई। अहमद हसन अल बकर उसके लिए एक आदर्श साझेदार साबित हुआ। अल बकर सामने रहते थे, सद्दाम पीछे से काम करता था। 1960 के दशक के मध्य तक सद्दाम पार्टी की वह कड़ी बन चुका था जिसके बिना कोई बड़ा फैसला संभव नहीं था। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी मौजूदगी सब महसूस करते थे। धीरे धीरे वह पार्टी के भीतर डर और अनुशासन का प्रतीक बन गया। 1968 में हालात एक बार फिर बदले। राष्ट्रपति अब्दुल रहमान आरिफ कमजोर पड़ चुके थे, सेना असंतुष्ट थी। 1967 की अरब हार ने पूरे देश को अपमानित कर दिया था। जनता नेतृत्व से नाराज थी। यही वह समय था जब बाथ पार्टी ने दोबारा तख्ता पलट किया। इस बार तैयारी पूरी थी। सत्ता सिर्फ छीनी नहीं गई, उसे सुरक्षित भी किया गया। अहमद हसन अल बकर राष्ट्रपति बने और सद्दाम उपराष्ट्रपति। बाहर से देखने पर यह सामूहिक नेतृत्व था, लेकिन अंदर से सत्ता की दिशा तय हो चुकी थी। सद्दाम ने तुरंत सुरक्षा एजेंसियों पर ध्यान दिया। उसने समझ लिया था कि बंदूकें सेना के पास रहेंगी, लेकिन निगरानी उसके हाथ में होनी चाहिए। धीरे धीरे उसने खुफिया तंत्र, पार्टी सुरक्षा और प्रशासन पर पकड़ बनानी शुरू की। वह अब मंच पर खड़ा होकर भाषण देने वाला नेता नहीं था। वह फाइलों, सूचनाओं और डर के सहारे काम करने वाला आदमी था। पार्टी के भीतर विरोधियों को या तो किनारे किया गया या चुप करा दिया गया। सेना में संतुलन बनाए रखा गया ताकि कोई अकेला बहुत ताकतवर न बन सके। बगदाद में उसका नाम अब सीधे नहीं लिया जाता था। लोग धीरे धीरे बोलते थे, वाक्य सोच समझ कर कहते थे। यही वह संकेत था कि सद्दाम अब सिर्फ एक नेता नहीं रहा, वह सत्ता का माहौल बन चुका था। यही वह दौर था जब सद्दाम हुसैन बगदाद का मजबूत आदमी बन गया, बिना आधिकारिक ताज के, लेकिन पूरे सिस्टम पर पकड़ के साथ। राष्ट्रपति सामने था, लेकिन निर्णयों की दिशा परछाई में खड़ा एक आदमी तय कर रहा था। साल 1979 तक आते आते वह सवाल जो इराक की राजनीति में सालों से हवा में तैर रहा था, अब जमीन पर उतर चुका था। अहमद हसन अल बकर के पीछे हटते ही सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बन गया। बाहर से देखने पर यह शांत सत्ता परिवर्तन था, लेकिन भीतर से यह एक लंबे सधे हुए अभियान का अंतिम पड़ाव था। सद्दाम के लिए राष्ट्रपति बनना किसी जीत का जश्न नहीं था, यह उसके लिए सुरक्षा की अंतिम दीवार थी। वह दीवार जिसके पीछे बैठकर वह हर संभावित खतरे को देख सकता था। लेकिन सत्ता संभालते ही उसने यह साफ कर दिया कि अब इराक पुराने तरीके से नहीं चलेगा। बाथ पार्टी की एक विशेष बैठक बुलाई गई। बाहर से यह एक औपचारिक सभा लगती थी, लेकिन भीतर बैठे लोगों को अंदाजा था कि कुछ असामान्य होने वाला है। सद्दाम मंच पर खड़ा हुआ और उसने पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के नाम पढ़ने शुरू किए। हर नाम के साथ आरोप जुड़े थे, साजिश, गद्दारी, विदेशी ताकतों से संपर्क। यह कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, यह सत्ता का प्रदर्शन था। कुछ लोगों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ को बाहर ले जाया गया और बाद में चुपचाप उन्हें खत्म कर दिया गया। यह सिर्फ व्यक्तियों का अंत नहीं था, यह पार्टी के भीतर भरोसे की हत्या थी। उस दिन के बाद बाथ पार्टी में कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि विरोध करना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। यहीं से इराक एक नए दौर में दाखिल हुआ, डर का व्यवस्थित दौर। सद्दाम ने यह समझ लिया था कि सत्ता सिर्फ हिंसा से नहीं टिकती, बल्कि उस माहौल से टिकती है जहां हिंसा की जरूरत ही न पड़े। उसने डर को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। खुफिया एजेंसियां अब सिर्फ दुश्मनों पर नजर नहीं रखती थी, वे पूरे समाज को देख रही थी। सरकारी दफ्तरों में लोग कम बोलने लगे, विश्वविद्यालयों में सवाल पूछना जोखिम बन गया, घरों के भीतर भी राजनीति पर बात करते समय आवाज धीमी रखी जाने लगी। किसी को भी यह नहीं पता था कि कौन सूचना दे रहा है। यही अनिश्चितता सबसे बड़ी हथियार बन गई। सेना जो इराक की राजनीति में
हमेशा निर्णायक रही थी, अब पूरी तरह नियंत्रण में लाई गई। बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण हुआ। जो अधिकारी पूरी तरह वफादार नहीं थे उन्हें हटाया गया। कुछ को सम्मानजनक पदों पर भेजा गया जहां उनकी असली ताकत खत्म हो जाए। कुछ को जेल या मौत का सामना करना पड़ा। सेना अब एक राष्ट्रीय संस्था कम और राष्ट्रपति की निजी ढाल ज्यादा बन गई। इसी समय सद्दाम ने अपने परिवार और कबीले के लोगों को अहम पदों पर बैठाना शुरू किया। यह कोई भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक फैसला था। उसके लिए भरोसा विचारधारा से नहीं, खून के रिश्तों से आता था। वह जानता था कि डर हर किसी को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन मुसीबत के समय वही लोग खड़े रहते हैं जिनकी किस्मत आपसे जुड़ी हो। साथ ही उसने अपनी सार्वजनिक छवि को भी नए सिरे से गढ़ा। सद्दाम को एक मजबूत, निर्णायक और राष्ट्रवादी नेता के रूप में पेश किया गया। उसकी तस्वीरें हर जगह दिखने लगी। सड़कों पर, स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में, किताबों और मीडिया में उसका जिक्र बढ़ने लगा। वह सिर्फ राष्ट्रपति नहीं रहा, वह राष्ट्र का चेहरा बनता जा रहा था। तेल से आने वाली आय ने इस छवि को मजबूती दी। बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू हुई, सड़कें बनी, अस्पताल खुले, शिक्षा में निवेश हुआ। आम लोगों की जिंदगी में कुछ वास्तविक सुधार भी दिखा। लेकिन इसके साथ एक अनकहा समझौता भी था, राजनीतिक चुप्पी। जो विकास का लाभ लेना चाहता था उससे यह उम्मीद की जाती थी कि वह सवाल नहीं पूछेगा। विदेश नीति में भी सद्दाम अब कहीं ज्यादा आक्रामक हो चुका था। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हो चुकी थी। नया ईरानी नेतृत्व न सिर्फ वैचारिक रूप से अलग था बल्कि इराक के लिए एक सीधी चुनौती भी था। सद्दाम को लगा कि अगर इस चुनौती को अभी नहीं रोका गया तो यह उसके शासन के लिए खतरा बन सकती है। 1980 में उसने ईरान पर हमला कर दिया। यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया कदम नहीं था, यह उस सोच का नतीजा था जो हर समस्या का हल टकराव में देखती थी। यह युद्ध कुछ महीनों में खत्म नहीं हुआ, यह 8 साल तक चला। लाखों लोग मारे गए, पूरा देश थक गया। युद्ध को राष्ट्र की रक्षा और सम्मान की लड़ाई के रूप में पेश किया गया। शहीदों की तस्वीरें हर जगह लगी, भाषणों में दुश्मनों की छवि बनाई गई। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, समाज के भीतर थकान और डर दोनों बढ़ते चले गए। फिर भी इस युद्ध ने सद्दाम की सत्ता को कमजोर नहीं किया, उल्टा उसने और ज्यादा नियंत्रण को जायज बना लिया। युद्ध के नाम पर और निगरानी और दमन और चुप्पी स्वीकार्य हो गई। 1988 में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इराक भारी कर्ज में डूब चुका था। अर्थव्यवस्था दबाव में थी। सद्दाम को लगा कि उसकी कुर्बानियों को दुनिया ने समझा नहीं। यही भावना आगे चलकर अगले बड़े फैसले की जमीन बनी। ईरान के साथ 8 साल लंबा युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इराक के लिए शांति नहीं आई थी। युद्ध ने सद्दाम हुसैन को विजेता नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसे शासक में बदल दिया जो थका हुआ था, कर्ज में डूबा हुआ था और लगातार खतरे की भावना से घिरा हुआ था। बाहर से देखने पर वह अब भी ताकतवर दिखता था, लेकिन भीतर से उसका शासन पहले से कहीं ज्यादा दबाव में था। ईरान इराक युद्ध ने इराक की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया था। अरब पड़ोसी देशों से लिए गए कर्ज पहाड़ की तरह खड़े थे। तेल ही इकलौता सहारा था, लेकिन वही तेल अब एक नया तनाव बन गया। सद्दाम को लगता था कि खाड़ी देशों, खासकर कुवैत ने जानबूझकर तेल की कीमतें नीचे रखी ताकि इराक कमजोर बना रहे। उसके लिए यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं था, यह सम्मान और अस्तित्व का सवाल बन चुका था। सद्दाम खुद को अरब दुनिया का रक्षक मानता था। उसकी सोच थी कि उसने ईरान की क्रांति को अरब देशों तक फैलने से रोका और बदले में उसे समर्थन नहीं बल्कि आर्थिक दबाव मिला। यही भावना धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। बातचीत हुई, चेतावनियां दी गईं, लेकिन उसका मन पहले ही एक दिशा में जा चुका था। 1990 आते आते सद्दाम ने यह मान लिया था कि कुवैत कोई अलग देश नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से इराक का हिस्सा है। यह तर्क नया नहीं था, लेकिन अब इसे राजनीतिक हथियार बना लिया गया। उसके लिए यह सिर्फ जमीन हासिल करने की बात नहीं थी, बल्कि अपनी गिरती हुई ताकत को एक बड़े कदम से फिर से स्थापित करने की कोशिश थी। अगस्त 1990 में इराकी सेना कुवैत में दाखिल हो गई। दुनिया चौंक गई। कुछ ही घंटों में कुवैत पर कब्जा कर लिया गया। सद्दाम को लगा कि उसने निर्णायक चाल चल दी है। उसे उम्मीद थी कि अरब दुनिया बटी रहेगी और पश्चिमी देश सिर्फ विरोध तक सीमित रहेंगे, लेकिन यह अनुमान गलत निकला। अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव आए। सद्दाम के सामने अब पीछे हटने या टकराने का विकल्प था, और जैसा कि उसके पूरे राजनीतिक जीवन में देखा गया था, उसने टकराव का रास्ता चुना। 1991 में खाड़ी युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध इराक की उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकला। आधुनिक तकनीक, हवाई हमलों और वैश्विक समर्थन के सामने इराकी सेना टिक नहीं पाई। कुछ ही हफ्तों में सैन्य ढांचा टूट गया। दुनिया ने इराक की हार को लाइव देखा, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि सद्दाम हुसैन बच गया।
युद्ध हारने के बाद देश के भीतर विद्रोह फूट पड़े। दक्षिण में शिया समुदाय और उत्तर में कुर्दों ने बगावत कर दी। कई लोगों को लगा कि यह शासन का अंत होगा, लेकिन सद्दाम ने एक बार फिर वही किया जो वह सबसे अच्छी तरह जानता था, निर्दयता। विद्रोहों को बेरहमी से कुचल दिया गया। सेना, रिपब्लिक गार्ड और सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया गया। संदेश साफ था, हार बाहर हुई है, भीतर नहीं। जो भी यह सोचता है कि सत्ता कमजोर हो गई है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद इराक पर कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई। खाने की कमी, दवाइयों की कमी, बेरोजगारी, सब कुछ बढ़ता चला गया। बच्चे कुपोषण का शिकार हुए। समाज भीतर से टूटने लगा। लेकिन इस मानवीय त्रासदी के बीच भी सत्ता सद्दाम की कायम रही। सद्दाम ने प्रतिबंधों को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। उसने खुद को विदेशी साजिश का शिकार बताया। जनता से कहा गया कि यह संघर्ष राष्ट्र के अस्तित्व की लड़ाई है। दुख और गरीबी को देशभक्ति से जोड़ा गया। साथ ही उसने अपने नियंत्रण को और मजबूत किया। संसाधनों का बंटवारा सत्ता के जरिए होने लगा। जो वफादार था उसे राहत मिली, जो सवाल करता था उसे अलग थलग कर दिया गया। इस तरह संकट ने सत्ता को कमजोर नहीं बल्कि और केंद्रीकृत कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्दाम अब एक अलग थलग नेता बन चुका था, लेकिन वह पूरी तरह अकेला नहीं था। वह विरोध और दबाव के बीच संतुलन बनाकर चलता रहा। हथियार, निरीक्षण, कूटनीति और धमकियों के बीच उसने अपने शासन को खींचा। सबसे अहम बात यह थी कि उसने खुद को हमेशा साबित किया। दुनिया के लिए वह समस्या था, लेकिन इराक के लिए उसे एक स्थिर बिंदु के रूप में पेश किया गया, यह सोचकर कि उसके बिना देश पूरी तरह टूट जाएगा। युद्ध में हार के बाद भी सद्दाम की सबसे बड़ी जीत यही थी, जिंदा रहना, सत्ता में बने रहना, हर संकट को अपने नियंत्रण का औजार बना लेना। सालों तक सत्ता, डर और टकराव की राजनीति चलाने के बाद अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां सद्दाम हुसैन के पास विकल्प लगभग खत्म हो चुके थे। 1990 के दशक के आखिर तक वह एक ऐसे शासक में बदल चुका था जो बाहर से मजबूत दिखता था लेकिन भीतर से लगातार गिरता जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने इराक को पहले ही तोड़ दिया था। अर्थव्यवस्था जर्जर थी और समाज भीतर से थक चुका था, लेकिन फिर भी सत्ता अब तक खड़ी थी। 2001 के बाद वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ आया। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की भाषा दुनिया भर में फैल चुकी थी। इसी माहौल में इराक फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आ गया। सद्दाम पर हथियार छिपाने, निरीक्षण में धोखा देने और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बनने का आरोप लगाए गए। चाहे इन आरोपों की सच्चाई पर बहस हो, लेकिन यह साफ था कि अब सद्दाम के लिए सहनशीलता खत्म हो चुकी थी। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेनाओं ने इराक पर हमला किया। इस बार कोई लंबा कूटनीतिक इंतजार नहीं हुआ। बमबारी शुरू हुई। बगदाद की सड़कों पर टैंक आ गए। वह शहर जो दशकों से डर और निगरानी का केंद्र रहा था, अब अराजकता में डूबने लगा। इराकी सेना जल्दी ही टूट गई। कई इकाइयां बिना लड़े ही बिखर गई। सद्दाम जो कभी हर निर्णय का केंद्र था, अब दिखाई नहीं दे रहा था। उसके भाषण रिकॉर्डिंग के जरिए आते थे, लेकिन जमीन पर सत्ता गायब हो चुकी थी। बगदाद गिर गया और यहीं से वह दौर शुरू हुआ जिसे दुनिया ने सद्दाम के बाद का इराक कहा। लेकिन इराक के लिए यह किसी नए युग की शुरुआत नहीं, बल्कि एक गहरे शून्य की शुरुआत थी। सद्दाम हुसैन भूमिगत हो चुका था। वह वही आदमी जिसने पूरे देश को निगरानी में रखा था, अब खुद छिप रहा था। महीनों तक उसकी तलाश चली। हर वीडियो, हर अफवाह, हर तस्वीर पर शक किया गया, लेकिन अंततः दिसंबर 2003 में वह तिकरित के पास एक छोटे से ठिकाने में पकड़ा गया। दुनिया ने उसकी तस्वीर देखी, थका हुआ, दाढ़ी बढ़ी हुई और चुप। यह वही व्यक्ति था जिसकी तस्वीरें कभी पूरे इराक में डर की प्रतीक थी। इस एक दृश्य ने सत्ता की नश्वरता को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सद्दाम को अदालत में पेश किया गया। उस पर मुकदमा चला, आरोप पढ़े गए, मानवाधिकार उल्लंघन, हत्या, दमन। अदालत की कार्यवाही सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक पूरे युग का सार्वजनिक हिसाब था। सद्दाम ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया। उसने खुद को इराक का वैध राष्ट्रपति बताया। उसने कहा कि उसने जो किया वह देश की सुरक्षा के लिए किया। उसके लिए यह अंत नहीं था, बल्कि आखिरी मंच था जहां वह अपनी कहानी अपने शब्दों में कहना चाहता था। लेकिन इतिहास भावनाओं से नहीं, परिणामों से लिखा जाता है। 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। एक ऐसा अंत जो नाटकीय भी था और प्रतीकात्मक भी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दशकों तक मौत को हथियार बनाया, उसी हथियार से विदा हुआ। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। सद्दाम चला गया, लेकिन इराक को शांति नहीं मिली, बल्कि सत्ता के उस डर आधारित ढांचे के टूटते ही देश अराजकता में डूब गया। संस्थाएं कमजोर पड़ गईं, भरोसा पहले ही खत्म हो चुका था और जो खाली जगह बनी उसे हिंसा और विभाजन ने भर दिया। यही सद्दाम हुसैन की सबसे गहरी विरासत थी। उसने एक ऐसा राज्य बनाया था जो सिर्फ और सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। उसके हटते ही सब कुछ
बिखर गया। यह किसी एक व्यक्ति की हार नहीं थी, यह उस सोच की हार थी जो मानती है कि डर से स्थिरता लाई जा सकती है। सद्दाम हुसैन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वह सिर्फ एक तानाशाह नहीं था, वह हालात की पैदाइश था। असुरक्षा, हिंसा, विदेशी हस्तक्षेप और आंतरिक विभाजन, इन सब ने मिलकर उसे बनाया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्ता जब खुद को बचाने का साधन बन जाए तो वह समाज को खोखला कर देती है, और जब वह सत्ता गिरती है तो उसके नीचे कुछ ठोस बचता नहीं। इतिहास में सद्दाम हुसैन का नाम हमेशा विवादों से जुड़ा रहेगा। कुछ उसे क्रूर तानाशाह कहेंगे, कुछ उसे विदेशी ताकतों के सामने खड़ा होने वाला आखिरी अरब नेता मानेंगे, लेकिन इन दोनों ध्रुवों के बीच एक सच्चाई है। वह एक ऐसा शासक था जिसने डर को शासन बना दिया, और डर कभी अस्थायी नहीं होता। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। धन्यवाद।